Students, I hope that you all are well and doing well. In today's lecture, we discuss about energy stored in a magnetic field. Let us start. हमें पता है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हम एक स्टोन को, एक बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के खिलाफ इनिशियल पोजीशन से लिफ्ट करते हैं और सर्टन हाइट h तक लेके जाते हैं, तो हमें उस स्टोन को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के खिलाफ लिफ्ट करने के लिए अर्थ के ग्रेविटी के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक ये वर्क ज़ाया नहीं जाना चाहिए। रिजल्ट ये है कि वो वर्क जो हमने h हाइट तक के स्टोन को ऊपर उठाने में किया है, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अब ये बॉडी स्टोन खुद इस पोजीशन में है कि वर्क कर सके। बिल्कुल यही कुछ होता है। एक इंडक्टर, एक कॉइल भी अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करती है। आज हम इसी के मुताबिक डिस्कस करेंगे और इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए, हम कहते हैं कि हमारे पास ये दो वायर्स हैं, इनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, अपवर्ड। इनके गिर्द कोसेंट्रिक सर्कल्स की शक्ल में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इस तरीके से कि ये मैग्नेटिक फील्ड इन दो वायर्स के दरमियान इस रीजन में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और उसके नतीजे में इस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगी। इसका मतलब यह है कि ये दो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अच्छा, अगर हम इन वायर्स को आइसोलेट करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, तो हमें उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक वो वर्क ज़ाया नहीं जाना चाहिए। वो वर्क यहाँ स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। और जिस वक्त हमने अप्लाइड फोर्स, जो हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के खिलाफ की थी, और वो वर्क स्टोर हो गया था एनर्जी की शक्ल में, जब हम अप्लाइड फोर्स छोड़ेंगे तो वही एनर्जी हमें वापस मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, यही कुछ होता है एक इंडक्टर के केस में। इंडक्टर या कॉइल अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर करती है। कौन सी एनर्जी? वो एनर्जी जो बैटरी ने दी है। बैटरी के पास एनर्जी कहाँ से आई? एक्चुअल उसके अंदर केमिकल है। बैटरी के अंदर बैटरी गिव्स अस केमिकल एनर्जी, एंड दैट केमिकल एनर्जी इज चेंज्ड and stored in the form of magnetic potential energy in this coil. Students, इस डायग्राम को आप देखिए, इसके अंदर सर्किट कंपोनेंट्स हमारे पास बेसिक दो हैं। बैटरी विच विल ड्राइव द सर्किट को चलाने के लिए बैटरी है, और दूसरी चीज़ हमारे पास इंडक्टर है। अच्छा, इंडक्टर में दो तरह एनर्जी खर्च हो रही है। वो एनर्जी जो इस बैटरी ने दी हमें, हमने पैसे खर्च किए, बैटरी परचेज की, और उसके अंदर केमिकल एनर्जी है। वो केमिकल एनर्जी हम यहाँ से ले रहे हैं। वो एनर्जी दो वे से यहाँ खर्च हो रही है। एक तो इस इंडक्टर की रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस को हमने प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ से बाहर निकाल के आर की शक्ल में शो कर दिया है। ये एक्चुअल इस कॉइल की रेजिस्टेंस है, और ये कॉइल की रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जो करंट के फ्लो में, चार्ज कैरियर्स के फ्लो में ये इंडक्टर कॉइल ऑफर करती है। और दूसरी जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, वो एनर्जी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो यही कुछ हमने यहाँ लिखा है। एनर्जी गिवन बाय बैटरी V इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस R प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस कॉइल और इंडक्टर। तो हम लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, वी एल इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज इक्वेशन 1। अब यहाँ पे आपने आई से मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड, तो वी आई आ जाएगा, विद आई स्क्वायर आर आएगा, एल आई डी आई ओवर डी टी होगा। अगर हम ये मानते हैं कि हमारा ये
इंडक्टर एक आइडियल इंडक्टर है तो फिर उसमें डिसिपेशन ऑफ एनर्जी नहीं होता, उसका आर नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि आर इज़ सो नेग्लिजिबल। आमतौर पे ऐसा ही होता है जब हम एसी स्पेशली अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं आर अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो इक्वेशन 2 विल बिकम वी आई, ये इक्वेशन ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, एल आई डी ओवर डी टी होगा, डी टी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो वी आई डी टी एल आई डी आई आ जाएगा। अब थोड़ा सा रुक के यहाँ देखिए, वी आई क्या है? पार, पार गिवन बाय दिस बैटरी, और जब पार को टी से मल्टीप्लाई करें तो ये वो एनर्जी बन जाएगी जो इसने दी है। और वो एनर्जी कहाँ गई? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट destroyed, एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि जो एनर्जी इस बैटरी ने दी है वो यहाँ पे स्टोर हो गई है, और वो एनर्जी जो इसने स्टोर की है इंडक्टर ने वो एल आई डी आई है। एल जो है इसकी इंडक्टेंस है, आई करंट है, डी आई चेंज इन करंट है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा यू बी इज इक्वल टू एल आई जी आई। अच्छा, अब हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं ज़ीरो से आई तक करंट। जब ज़ीरो से आई तक करंट चेंज होगा तो एनर्जी भी ज़ीरो से यू बी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो से यू बी चेंज होगी। तो हम इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को इन लिमिट्स के दरमियान, तो हमारे पास डिफरेंशियल एन इंटीग्रल विल बी कैंसल्ड। यहाँ पे एल कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आएंगे, आई डी आई आएगा, वो आई स्क्वायर ओवर 2 बनेगा, और लिमिट भी अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आई स्क्वायर ओवर 2 रह जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड यू बी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, दैट्स टोटल स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी इन एन इंडक्टेंस एल कैरिंग ए करंट आई। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये एनर्जी कहाँ स्टोर हो रही है? हम कहते हैं कि कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर हो रही है, और इन केस कि कॉइल जो है वो हवा में पड़ी हुई है, वैक्यूम में है या फ्री स्पेस में है, तो फिर हमें इंटरेस्ट होती है कि हम यूनिट चीज़ के अंदर देखें कि वो चीज़ कितनी है। यहाँ पे हम कहेंगे, हम देखना चाहते हैं कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर, कॉइल में यूनिट वॉल्यूम के अंदर एनर्जी कितनी है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी के रेफरेंस से हम देखें तो हम कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसका? कॉइल का, एल उसकी कॉइल की लेंथ है, तो हम कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी, ये यू बी किसके इक्वल था? हाफ एल आई स्क्वायर, हमने पहले मालूम किया, तो वैल्यू पुट करेंगे हाफ एल आई स्क्वायर ओवर ए एल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने दो वैल्यूज पुट करनी है। हमें पता है कि एक सॉलिनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ मौजूद है सॉलिनॉइड के अक्रॉस, जो एस्टेब्लिश हुआ था यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वो बी इक्वल था म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ से आई की वैल्यू लें, आई विल बी इक्वल टू बी ओवर म्यू नॉट एन, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और एल इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड का हमारा ये फॉर्मूला था। ये वैल्यूज दोनों पुट करेंगे आप, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ए एल से कैंसिल होगा, म्यू नॉट एक इस म्यू नॉट से कैंसिल होगा, एन स्क्वायर से कैंसिल होगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा उसमें जो टर्म्स हैं हमारे पास, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रही है? मीडियम पे, मीडियम पे। अगर हमारे पास मीडियम अदर देन एयर है तो यहाँ म्यू आर आ जाएगा, और दूसरा फैक्टर जिस पे ये डिपेंड कर रही है म्यू यू बी एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, वो बी का स्केयर है। अगर हम कहते हैं मीडियम चेंज नहीं होता तो एनर्जी डेंसिटी बी के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बी को बढ़ाते हैं आप, बी को कैसे बढ़ाएंगे? आई को बढ़ा दें तो एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। दिस इक्वेशन गिव्स एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द coil is left in a vacuum और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि म्यू नॉट जहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है,
स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। गुड बाय।